हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। बच्चों, आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। इसमें हमने 256 से 264 एनसीईआरटी, जो नई वाली एनसीईआरटी है, पेजेस कंप्लीट कर दिए थे। अब 265 से हम पेजेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये पेज नंबर 265 से स्टार्ट है। The prefixes iso and neo are considered to be the part of fundamental name of alkyl group। मतलब आइसो एंड नियो आप फंडामेंटल नेम जो भी लिख रहे हो, यानी कि IUPAC के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो उसमें आइसो एंड नियो यूज़ कर सकते हो, बट सेकेंडरी और टर्शरी यूज़ नहीं कर सकते। द प्रीफिक्सेस सेकेंडरी और टर्शरी आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल नेम। ये मैंने ही बताया अभी कि सेकेंडरी और टर्शरी आप यूज़ नहीं कर सकते। The use of iso and related common prefixes for naming alkyl group is also allowed by the IUPAC nomenclature as long as these are not further substituted। तो आगे सब्सटीट्यूटेड ना हो ये तो आप यूज़ कर सकते हो। अब आगे देखते हैं उनके कुछ और नेम होंगे। इन मल्टी सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड द फॉलोइंग रूल में ऑल्सो बी रिमेंबर्ड। तो जो मल्टी सब्सटीट्यूटेड हैं उनके लिए कुछ रूल हैं, वो आपको याद करने हैं बच्चों। पेज नंबर चल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, पेज नंबर चला है 265। तो ये पहला पॉइंट है, इफ़ देयर हैपन्स टू बी टू चेन ऑफ इक्वल साइज। अगर इक्वल साइज के टू चेन हैं, ठीक है, या इक्वल साइज मतलब क्या है, 2 मीटर 3 मीटर नहीं, नंबर ऑफ कार्बन की बात चल रही है कि 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन, देन दैट चेन इज टू बी सेलेक्टेड विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ साइड चेन। तो अगर एक टू चेन है इक्वल साइज की, तो आपको देन दैट चेन इज टू बी सेलेक्टेड, वो चेन सेलेक्ट करनी है विच कंटेन, जो रखती है मोर नंबर ऑफ साइड चेन, जिसमें ज़्यादा साइड चेन होंगी। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द साइड, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द चेन, सेलेक्ट करने के बाद, चेन को सेलेक्ट करने के बाद, नंबरिंग इज टू बी डन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू द सब्सटीट्यूएंट। मतलब वहाँ की साइड से नंबरिंग करनी है जहाँ पे उस एंड क्लोजर के जहाँ पे सब्सटीट्यूएंट पड़ रहा है। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अब आप ये देख सकते हो, ये आपने एक चेन सेलेक्ट की, ये 1 2 3 4 5, ये आपको ये चेन नज़र आ रही है। ये कितने कार्बन की है बच्चों? ये है 10 कार्बन की। ठीक है, अब आप देखो इस पर, अगर आपने ये सेलेक्ट की है तो आप एक चीज़ गौर से देखो कि एक तो क्या आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट एक ही आ रहा है। ठीक है बच्चों, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5। सबसे पहले 5 पर ये ग्रुप लगा हुआ है, 5 पे लगा हुआ है ना, तो 5 पर अब ये भी फर्दर सब्स्टिट्यूटेड है, तो इसको नंबर, जो पहला कार्बन है उसको नंबर 1 देंगे, जो हमने पढ़ा हुआ है पीछे, 1 2 3 देन 4 है ना। तो 2 पे क्या है, इथाइल है, ये 2 पे इथाइल है। टोटल क्या है, 1 2 3 एंड 4 ब्यूटेन, लेकिन ये तो खुद सब्स्टिट्यूटेड है तो ब्यूटाइल हो गया। समझ में आ गया, सिंपल। अब 3 पर डाई मिथाइल, 3 डाई मिथाइल, ऐसे नहीं लिखना, वो भी हमने पढ़ लिया था। 3 मिथाइल मिथाइल नहीं लिखना, 3 डाई मिथाइल लिखना, 3 डाई मिथाइल। अब आप कहेंगे कि सर डी तो पहले आता है तो ये पहले आना चाहिए, नहीं, ये भी हमने पढ़ लिया था रूल। क्या रूल है कि ये डाई ट्राई को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते। तो डाई मिथाइल और 10 कार्बन है तो ये क्या है, डेकेन। ठीक है बच्चों, चलो आप पढ़ सकते हो आगे। अब एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, देख सकते हो, ये जैसे ये दिया हुआ है 522 डाई मिथाइल प्रोपाइल नोनेन, ये कैसे दिया हुआ है। अब देखो ये चेन आपने सेलेक्ट कर ली, कितने कार्बन है, 9 कार्बन है। ठीक है, 5 पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ये, ठीक है, ये लगा हुआ है ना। तो 5 पे जो लगा हुआ है उसमें भी 3 कार्बन की लॉन्ग चेन है और उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो 2 किसके दूसरे नंबर पे लगे हुए हैं, तो 2 डाई मिथाइल और मेथ 8 प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोपेन आना चाहिए, मगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपाइल, एल्काइल होता है ना, तो प्रोपाइल। और नॉनेन किस लिए आया है, कितने कार्बन है यहाँ पर, कितने नजर आ रहे हैं, 9, तो नॉन एन क्यों आया है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, चलो आगे पढ़ते हैं। अब हमारा 265 पेज पे है, ये दिया हुआ है साइक्लिक कंपाउंड, डार्क किया हुआ है।
ए सैचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग साइक्लो। मतलब जो मोनोसाइकिल है, मतलब मोनोसाइकिल मतलब सिंगल साइकिल, तो क्या प्रीफिक्स देंगे हम उसको? साइक्लो आगे लगाएंगे। प्रीफिक्स क्या होता है जो आगे लगाते हैं, सफिक्स क्या होता है जो हम पीछे लगाते हैं। टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट चेन एल्केन, ठीक है। इफ साइड चेन आर प्रेजेंट, अगर साइड चेन प्रेजेंट है, देन द रूल गिवन एबव आर अप्लाइड। तो जो भी रूल दिए हुए हैं, ऊपर दिए हुए थे, हमारे पहले पढ़े हैं, वो अप्लाइड हो। नेम ऑफ सम साइक्लिक कंपाउंड आर गिवन बिलो। तो आप नेम देख सकते हो। अब ये पहला है, एक मिनट बच्चों, ये हम ये पढ़ लेते हैं, एक मिनट, एक ये पढ़ लेते हैं, एक ये हम देख ही रहे हैं, ठीक है, चलो दोबारा देख लो। अब ये साइकिल, ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन का साइकिल है, ठीक है। तो मतलब क्या है, साइकिल है तो साइक्लो प्रीफिक्स मारा था, तो ये देखो जरा, साइक्लो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। 6 कार्बन है मतलब हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, क्योंकि गर्मी बहुत है और फैन कूलर वगैरह चला नहीं सकते, आवाज़ में बहुत ज़्यादा, ठीक है बाबू। 1 पर कौन सा ग्रुप है? ये सिंगल है, मिथाइल ग्रुप। अगर ये 2 ऐसे होता तो इथाइल होता, तो ये सिंगल है, ठीक है। 1 पे क्या है? मिथाइल। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यानी कि कौन सा ग्रुप बना हुआ है? 3 पे प्रोपाइल, साइक्लोहेक्सेन। आप कहेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने इसलिए किया हुआ है 1 यहाँ से, क्योंकि M क्या आता है? पहले आता है MNO-P, P प्रोपाइल ग्रुप बाद में आता है, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो CBSE के बच्चे हैं उनके लिए इस टाइप का नेमिंग आ जाती है, नीट में भी कई बार आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये हैं 2 ग्रुप, मिथाइल और मिथाइल, यानी कि M से स्टार्ट। ये ग्रुप हैं 2 ग्रुप, सॉरी 1 ग्रुप है और ये 2 कार्बन है, तो ये है E। तो आपके अकॉर्डिंग E पहले आना चाहिए, सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मुझे बताओ, E अगर पहले आना चाहिए तो ये इथाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा, या ये 2 मिथाइल उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं एक ही जगह? तो 2 मिथाइल हैं, तो ये लिखा हुआ है मोर ब्रांच कार्बन गैस लोअर नंबर। जितनी ज़्यादा ब्रांचें होंगी उसको क्या मिलेगा? लोअर नंबर मिलेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा? 3 पर क्या है? इथाइल। 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब आप कहेंगे सर जब ये नंबरिंग यहाँ से की है तो M पहले लाओ, तो अल्फ़ाबेटिकल में तो E पहला आता है ना, तो अल्फ़ाबेट लिखते हुए आपको E पहले वाला ही लिखना है, ठीक है बच्चों। अब पेज नंबर 265 का लास्ट दिया हुआ है पैरा, क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं, अब हम उसकी IUPAC नेमिंग करेंगे, ठीक है। ए फंक्शनल ग्रुप एज डिफाइंड अर्लियर, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप के बारे में, इज एन एटम है या ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इन ए यूनिक मैनर विच इज यूजुअली द साइट ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी इन एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। बेसिकली क्या है, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, जैसे एल्डिहाइड आ जाता है, कीटोन आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप आ जाता है, कोई भी आ जाता है, एमीन ग्रुप, कुछ भी आ जाते हैं, तो वो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। यानी कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से वो पूरा कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इसका मतलब वो फंक्शनल ग्रुप मेन इंपॉर्टेंट हुआ ना, ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, जो वो कंपाउंड जो सेम फंक्शनल ग्रुप है जिसमें अंडरगो सिमिलर रिएक्शन, मतलब कि अगर मान लो एल्डिहाइड है तो मोस्टली वो सेम सी रिएक्शन करेंगे। एक तो 6 कार्बन की चेन है, उस पर एल्डिहाइड ग्रुप है, एक है 10 कार्बन की चेन है, उस पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है,
तो वो सेम रिएक्शन, नियर बाई सेम रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3OH ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है मेथेनॉल, CH3CH2OH इथाइल एल्कोहल है ना, CH3 का होल ट्वाइस CHOH, यानी कि तीनों में, इसमें भी OH ग्रुप है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो तीनों की प्रॉपर्टी नियर बाई सेम होंगी। ठीक है बच्चों। ऑल हैविंग OH फंक्शनल ग्रुप लिबरेट हाइड्रोजन ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, यानी कि जितने भी OH इसमें, ये हमने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो OH फंक्शनल को लिबरेट, हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, निकालेंगे कब, जब रिएक्शन होगी किससे, सोडियम मेटल से। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। खैर ये होता है प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या मेथेनॉल वगैरह, इथेनॉल, ये क्यों सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी होती है क्या, वो आगे डिस्कस होगा। एग्जाम्पल ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप विद देयर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस अलॉन्ग विद सम एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पोजेसिंग दीज आर गिवन इन टेबल 12.4। जो टेबल दी हुई है उसमें हम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनका प्रीफिक्स क्या है और सफिक्स क्या यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाई विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट सफिक्स। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ो। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, is numbered in such a way that functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in chain। मतलब जिस कार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो उस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। ये नहीं कि ये लेफ्ट साइड से लगा हुआ है छठे कार्बन पे और राइट साइड से दूसरे कार्बन पे, तो हम राइट साइड से शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग के लिए, कम से कम छोटे से छोटा नंबर देना है। बाय यूजिंग द सफिक्स एज गिवन इन टेबल द नेम ऑफ द कंपाउंड इज अराइव्ड एट। चलो टेबल में देखेंगे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं और क्या है। चलो पेज नंबर क्या चल रहा है बच्चों, ये पेज नंबर चल रहा है 266। आपको बार बार पेज नंबर इसलिए बताया जाता है क्योंकि आप पेज नंबर से आपको रिमाइंड रहेगी NCERT की अब क्या चल रहा है। In the case of polyfunctional compound, one of the functional group is chosen as the principal functional group and the compound is then named on that basis। इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वो है जिस, जैसे एक कंपाउंड में एक तो था एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप, एक था हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब किसी एक ग्रुप की वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी जल्दी ही शो हो रही हैं या ज़्यादा शो हो रही हैं। मान लो एक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक में उसी कंपाउंड में OH ग्रुप भी है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से अगर कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसी, तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है बच्चों। द रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप विच आर सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप, तो मतलब जो बाकी बचे, मतलब एक तो मेन स्कूल में क्या होता है, एक होता है ना प्रिंसिपल, तो एक तो प्रिंसिपल हो गए, बाकी को क्या बोल दिया, सबऑर्डिनेट फंक्शनल ग्रुप आर नेम्ड एज सब्स्टिट्यूएंट यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। तो बाकियों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ किया जाएगा और प्रीफिक्सेस लगाए जाएंगे जो भी टेबल में दिए होंगे। द चॉइस ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। मतलब जो भी चॉइस है कि किसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाना, उसकी कुछ तो एक क्राइटेरिया होगा कि सबसे पहले ये, उसके नीचे ये। तो ये क्या है, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप इज, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सब अगर किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं, नंबर 1 पे कौन सा आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। देन SO3H, देन COOR। आपको ये प्रायोरिटी में याद रखना है, चाहे आप न्यूमेरिक से याद कर सकते हैं, वो कोई। तो COOH ग्रुप, SO3H, COOR, R क्या है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप है। देन COCl, देन CONH2। अब आप देख रहे होंगे कि सर COO कैसे याद कर सकते हो, तो COOH, SO3H, COOR आ गए, फिर COCl, CO से ही हो रहे हैं, CONH2, फिर CN, फिर CHO एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्कोहल ग्रुप, फिर NH2 ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, देन ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे थोड़ा सा 2-3 चीज़ें याद सकते हैं आप कि क्या होता है, एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा कीटोन से, कीटोन है ना ये कीटोन है। देन फिर
OH ग्रुप। ठीक है, एक ये याद रख सकते हैं, एक डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से जो बार बार आता है। फिर क्या याद रख सकते हैं, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है सबसे ज़्यादा इन सबसे, तो इस तरह से याद रखा जा सकता है। अब द R यानी कि एल्काइल ग्रुप, C6H5 यानी कि क्या है ये, बेंजीन ग्रुप। बेंजीन में हाइड्रोजन निकल गया ना, ठीक है, फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड NO2 ग्रुप, एल्कोक्सी, OR, ETC आर ऑलवेज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिनाइल ग्रुप है, इनको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही यूज़ किया जाएगा। इनका प्रीफिक्स लिखेंगे हम, प्रीफिक्स मतलब नाम से पहले, जैसे 2 नाइट्रो फिनॉल इस तरह लिख रहे हैं, 2 क्लोरो क्लोरीन, 2 फ्लोरो, 2 ब्रोमो या 3 ब्रोमो, तो ये केवल प्रीफिक्स की तरह यूज़ किए जा सकते हैं, यूज किए जाते हैं। थस ए कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एन एल्कोहल एंड कीटो ग्रुप इज नेम्ड एज हाइड्रोक्सी एल्केनोन। ये हम फंक्शनल ग्रुप की, जो भी फंक्शनल ग्रुप के क्या प्रीफिक्स हैं और क्या सफिक्स हैं वो हम टेबल में देखेंगे। इसने बताया हुआ है कि अगर कीटो ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, तो आप मुझे बताओ कीटो और OH ग्रुप, ये कीटोन है, ये OH है। कीटोन पहले आ रहा है तो कीटोन तो एज ए सफिक्स की तरह यूज़ होगा, और जो बाद में आ रहा है उसको प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे। सिंस द कीटो ग्रुप इज प्रिफर्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यही लिखा हुआ है। चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है OH CH2 CH2 का होल थ्राइस, फिर CH2 CO CH3, मतलब ये कीटोन ग्रुप दिया हुआ है। विल बी नेम्ड एज, ये देखो हमने प्रॉपर तरीके से लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिखा हुआ है ना CH2 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 CH2, ये कीटोन और CH2 CH3। तो 7 पे हाइड्रोक्सी, तो 6 7 पे क्या है, ये हाइड्रोक्सी OH ग्रुप लगा हुआ है ना ये, तो क्यों है ये हेप्टेन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप, 10 ANE क्यों, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और जो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है उसको हमने सफिक्स क्यों बनाया, क्योंकि कीटोन ग्रुप की प्रेफरेंस ज़्यादा होता है कंपेयर टू OH ग्रुप, ठीक है बच्चों। अब इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेम टाइप आर प्रेजेंट, अगर सेम टाइप के फंक्शन एक से ज़्यादा हैं, सपोज करो एल्डिहाइड ग्रुप 2 3 4 ऐसे लगे हुए हैं, COOH ग्रुप लगे हुए हैं, देयर नंबर इज इंडिकेटेड बाय एडिंग ट्राई, मतलब उनके नंबर कैसे शो करने होंगे हमें, डाई मतलब 2 अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ट्राई मतलब 3 अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ETC बिफोर द क्लास सफिक्स। तो आप सफिक्स से पहले, जैसे मान लो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो आपको डाई लिखना है, 3 है तो ट्राई लिखना है। इन सच केसेस द फुल नेम ऑफ द पेरेंट एल्केन इज रिटन बिफोर द क्लास सफिक्स, और जो एल्केन चेन है उसका फुल नेम लिखना है। ये एग्जाम्पल में समझ में आपको बेहतर आएगा। जैसे ये CH2OH फिर CH2OH 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, इज नेम्ड एज एथेन, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, मेथ 8, एल्केन की तरह लिखना था एथेन, और 1 2 एक पे ऑल, दूसरे पे 1 2 डाइऑल। तो उसको पेरेंट चेन को पूरे कार्बन की हम काउंट करेंगे, अगर 5 कार्बन होते मेथ 8 प्रोब्यूट पेन 10 1 2 डाइऑल। हाउएवर द एंडिंग NE of the parent alkane is dropped in the case of compound having more than 1 double or triple bond। ANE को हटा दिया जाएगा अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक, ठीक है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ये देखो, ये देखो आप, 1 मिनट, ये देखो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ब्लू कर दिया। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, तो एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड हैं तो ANE हटाना है, ठीक है। तो क्या लगाना है, इस नेम है ब्यूटा, 1 2 3 4 कार्बन में ब्यूट A लगा देंगे, ब्यूटा 1 3, 1 पे डबल बॉन्ड है और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 3 डाई ENE लगाना है।
1,3 डाई ईन। ठीक है बच्चों, तो अब देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमने क्या लिखा हुआ है बच्चों, राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द एयर गिवन स्ट्रक्चर। IUPAC नेमिंग लिखनी है। ठीक है, तो ये हमने ये इस तरह कर दिया, ये इनकी क्या हो गए सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे बताओ इस पे OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप, ठीक, मिथाइल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप का क्या लेंगे हम सफिक्स। सफिक्स क्या होता है OL, ये क्या है प्रीफिक्सेस, ये है मीथेन है ना, तो ANE हटा के मिथाइल आ जाएगा। तो 8 के लिए क्या होगा ऑक्टेन, ठीक। 6 पे क्या है, 6 पे मिथाइल, ऑक्टेन कितने कार्बन 8 कार्बन, 3 पर ऑल। अब देखो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 पर ऑल। अब आप एक चीज देखो, इस E को हटा देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 2 पर कीटोन ग्रुप यहां पे नजर आ रहा है, 4 पर कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। और अगर 2 कीटोन ग्रुप 2 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं तो क्या कंडीशन थी फंक्शनल ग्रुप की बच्चों, बताओ मुझे। अगर फंक्शनल ग्रुप 2 नजर आ रहे हैं तो उनको क्या लिखेंगे, जो भी पेरेंट चेन आपने चेन सेलेक्ट की है उसको एल्केन की तरह यूज करेंगे, तो यानी कि हेक्सेन 2,4 डाई, और ये कीटोन ग्रुप को क्या लिखते हैं ओन, तो ये लिखा हुआ हेक्सेन 2,4 डाई ऑन। ठीक है बच्चों, अब ये देख लो, आप ये देख लो कौन सा ग्रुप है, ये COOH कौन सा ग्रुप है बच्चों, फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। आप कहते सर कीटोन ग्रुप को पहले नहीं लिख सकते, तो हमने बच्चों हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि क्या ऑर्डर है। ये COOH पहले है और कीटोन तो कहाँ पे आ रहा है बाद में बहुत, तो ऑब्वियसली आपको COOH को प्रेफरेंस देनी है। तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। 6 के लिए क्या आता है बच्चों, ये आता है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो एन। COOH के लिए सफिक्स क्या आता है ओइक एसिड, ठीक है। COO यानी कि कीटोन ग्रुप, कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो। अब आप कहेंगे सर आप ये जो ऑक्सो प्रीफिक्स सफिक्स बता रहे हैं ये 10th में भी आपने पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर हम टेबल में देखेंगे एक बार। और कितने पर है ये 5 पर, तो 5 पे ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। अब बताओ बच्चों क्या दिक्कत है आपको, ठीक है। अब हमारा पेज नंबर 266 एंड हो गया है, 267 स्टार्ट हो गया है। अब जो 267 स्टार्ट हुआ है उस पर टेबल दी हुई है, अब पूरे पेज पे टेबल ही पढ़ेंगे हम, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई मना नहीं कर रहा, टेबल ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सम फंक्शनल ग्रुप दिए हुए हैं और जो भी कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं उनके प्रीफिक्स क्या होंगे और सफिक्स क्या होंगे, उनके एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। थोड़ा सा सही से देख लेते हैं तो थोड़ा सा सही लगेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों ये हम पढ़ते हैं, ये ब्लू कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड एल्केन। लो बच्चों एल्केन से शुरुआत होती है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर कुछ नहीं, IUPAC ग्रुप प्रीफिक्स सफिक्स कुछ नहीं है, तो सफिक्स तो है यहाँ, सॉरी सफिक्स क्या है ANE, क्या है जब एल्केन है ना, एल्केन में ANE लगाते हैं। जब ब्यूटेन है तो कितने कार्बन है, मेट एट प्रोब्यूट 4 कार्बन, ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसी तरह एल्कीन है,
ये एल्कीन है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड लगता है, पता है सबको। क्या लगता है सफिक्स में? ENE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए BINE, ठीक है। तो ब्यूट 1 एक पर डबल बॉन्ड है, तो पहले पर डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है, हाँ जी नज़र आ रहा है, तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया। तीसरा है एल्काइन, CCCC, BINE। सफिक्स में क्या लगाएंगे? BINE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए BINE। पेज नंबर हम कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? 267। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, मेटेट प्रोब्यूट 1 आइन, ये 1 आइन यानी कि पहले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है। फिर है एरीन, ARENES, तो इसका एग्जाम्पल है ये बेंजीन, C6H6। फिर है हैलाइड। हैलाइड कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रीफिक्स क्या लगाएंगे हम? हेलो। सफिक्स क्या लगाएंगे हम? बताओ जरा। हमने NCERT की एक लाइन पढ़ी थी कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये क्या होते हैं? इनमें सफिक्स नहीं लगता, ये हमेशा प्रीफिक्स ही यूज़ किए जाते हैं। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो 1 पे ब्रोमो, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। जैसे ये देख सकते हो, ये मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया, तो ये हो गया, देन ये हो गया, ये हो गया, देन ये हो गया, ये हो गया, देन आप इस पे ऐसे भी लिख सकते हो, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H। तो पहले कार्बन पे क्या है? मेट 8 प्रोब, ये CH। पहले कार्बन पर क्या है? ब्रोमीन, पहले कार्बन पे ब्रोमीन। तो 1 पे इसका क्या आएगा? ब्रोमो। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन, तो ब्यूट और एन सिंगल बॉन्ड है ना। मुझे बताओ अगर ये Cl होता तो क्या होता? अरे क्लोरो। आई होता तो क्या होता? आयोडो। सिंपल है। अब हैलाइड आपने पढ़ लिया, अब एल्कोहल पढ़ो। एल्कोहल में आप फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये OH ग्रुप, ठीक है। आप प्रीफिक्स क्या लगाते हो? हाइड्रोक्सी। एल्कोहल में कौन सा प्रीफिक्स लगता है बच्चों? हाइड्रोक्सी। सफिक्स लगता है OL, ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल लिया ब्यूटेन 2 ऑल, तो ये OL, इसका मतलब ये सफिक्स के एग्जाम्पल, सफिक्स के अकॉर्डिंग दिया है। तो CH3 ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4 कार्बन। ब्यूटेन 2 पे ऑल, तो इन्होंने 2 नंबर पे ऑल लगाया हुआ है, यानी कि यहाँ से शुरू कर 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया हुआ है। फिर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब CHO ग्रुप, ठीक है। प्रीफिक्स लगाएंगे फॉर्माइल या ऑक्सो, ठीक है। और एल्डिहाइड AL ग्रुप, AL ग्रुप। तो जैसे ये आप सकते हैं ब्यूटेनल, तो ब्यूटेनल यानी कि 1 पे L लिखा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप है 1 पे, 2 3 4 नहीं शो किया ना, तो 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप ये लगा हुआ है। और बाकी CH3 CH2 का होल्ड बाय CHO, 4 कार्बन है। कीटोन, कीटोन में क्या है? C डबल बॉन्ड हो, फिर ये 2, ये इस तरह चेन बनी हुई है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड बनाता है ना, तो 2 तो अलग हो गए, और 2 बॉन्ड किससे बन रहे हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सो ग्रुप याद रखना है किसमें? कीटोन में। एल्डिहाइड में ऑक्सो या फॉर्माइल। क्या लगते हैं? एल्डिहाइड में AL लगता है नाम के पीछे, और उसमें क्या लगता है? ONE। किसमें? कीटोन। कैसे याद करोगे? कीटोन, ओन तो ओन लग रहा है, ब्यूटेन 2 ऑन, 2 पे ऑन लग रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये है CH3 CH2 CO CH3, तो ये बनाई हुई है CH3 CH2 CO CH3। तो ये कौन सी है हमारा? ये है फंक्शनल ग्रुप। जहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, वहीं से नंबरिंग स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन है? अमिताभ बच्चन। जहाँ से खड़े हो जाते हैं वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट।
1 2 3 4 जो ब्यूटेन, 2 पे ओन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, ठीक है। अब एक है नाइट्राइल, क्या आएगा? सॉरी एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। क्या आएगा? C≡N, नाइट्राइल ग्रुप, साइन, ठीक है, बता देंगे कैसे है। क्या बोलते हैं प्रीफिक्स में? साइनाइड, CN पढ़ा होगा ना आपने, कोई नहीं। सफिक्स में है नाइट्राइल, तो देखो सफिक्स में देखो ये कैसे दिया हुआ है, पेंटेन नाइट्राइल, पेंटेन नाइट्राइल, यानी कि CH3 CH 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 ये CN, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट हो गई। तो पेंटेन ये नाइट्राइल 1 नंबर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं 1 2 3 4 लिखने की। ईथर ग्रुप याद कर लो, इम्पोर्टेंट। अब आप जो मैं फंक्शनल ग्रुप बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में और आपके नीट के पेपर में फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो किसी ना किसी अकॉर्डिंग हो। ईथर एक एल्काइल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन फंस रहा है, ठीक है बच्चों। ROR, प्रीफिक्स क्या है? एल्कोक्सी, सफिक्स क्या है? कुछ नहीं। नेमिंग कैसे लिखेंगे? एल्कोक्सी एल्केन, ये है लिखा हुआ है एल्कोक्सी एल्केन, ये यानी कि एल्कोक्सी मतलब इथॉक्सी एथेन। तो ये CH2 CH3 OCH2 CH3, इधर भी 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन मतलब इथॉक्सी, और एथेन मतलब एथेन है ना। यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी कोई कार्बन है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? आप ऐसे नोट करके लिख सकते हो, हम नेमिंग जब करेंगे तो लिखेंगे एल्कोक्सी, क्या लिखेंगे? एल्केन, ठीक है बच्चों। चलो अब ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप, तो COOH कार्बोक्सिलिक। प्रीफिक्स क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी। अच्छा, प्रीफिक्स यहाँ पे वैसे जनरली यूज़ नहीं होता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी नंबर 1 पर है फंक्शनल ग्रुप में। बट कहाँ पे यूज़ होता कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सी नाम से, तो वो हम एग्जाम्पल में बताएंगे। OIC एसिड, ओइक एसिड, जैसे ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेन मतलब कि क्या है? 4 कार्बन ब्यूटेन, ओइक एसिड मतलब कुछ दिखा हुआ नहीं है कि कितने नंबर पे है, तो पहले ही नंबर पे है, ठीक है। और वैसे भी पहले नंबर पे लेना ही है हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कोई बात नहीं। अब ये देखो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है कहीं कहीं पर, जो बनेगा रिएक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो कौन सा है? COO- कार्बोक्सिलेट आयन। COO- कैसे हुआ होगा? COOH से क्या निकला होगा? COO-, सॉरी OO तो कुछ नहीं होता, प्लस H+ निकला होगा। तो प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कुछ नहीं, सफिक्स यूज़ करते हैं O8, ठीक है बच्चों। सोडियम ब्यूटेनोएट, सोडियम मतलब सोडियम का सॉल्ट, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, O8 मतलब कुछ है नहीं, कितने नंबर पे क्या है वो तो 1 नंबर पे ही लेना है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला आयन। तो ये देखो मैंने लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 COO- Na+, तो COO- पहले नंबर पे, ये दूसरे पे, ये तीसरे पे, ये चौथे पे, ठीक है बच्चों। एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूँ। एक मिनट,
मिनट, ठीक है। अब देखो, देन हमारे पास ईस्टर, आपने देखा होगा ईस्टर क्या होता है। तो COOR एल्काइल ग्रुप से H जो है वो हट गया, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप था, COOR ग्रुप। तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल प्रीफिक्स में, और हम सफिक्स में लगाएंगे O8। क्या लिखेंगे नाम? एल्कोक्सी एल्केनोएट। अब आप कहोगे सर ऐसा नाम कहीं पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था, तो वो था ईथर में। ईथर में क्या था? एल्कोक्सी एल्केन। किस में? ईथर में। किस में? सफिक्स में, एल्कोक्सी एल्केन एन। और इसमें क्या है? एल्कोक्सी एल्केनोएट। किस में है ये? ईस्टर में। जैसे एग्जाम्पल ये है, ये मिथाइल प्रोपेनोएट। तो मिथाइल मतलब इथाइल एल्केनोएट है ना, एल्कोक्सी एल्केनोएट। ये एल्कोक्सी एल्केनोएट लिखना है ना, सॉरी एक मिनट, इसे लिखेंगे हम एल्काइल एल्केनोएट, ठीक है, देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल है हमारा ये। तो मिथाइल प्रोपेनोएट, तो CH3 CH2 COO CH3। तो ये जो मिथाइल है ये है मिथाइल। प्रोपेनोएट मेथ, एक सिंगल बॉन्ड मेथ, फिर एथ, फिर प्रोप। O8 मैंने बताया ये O8 लिखते हैं। तो मिथाइल एल्काइल एल्केनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, ये एल्काइल एल्केनोएट है ना। OATE आएगा हमारा किस में बच्चों? ईस्टर में। चलो कोई बात नहीं, आसान है। मतलब अभी आपको लग रहे होंगे सर एक ही बार में सारे फंक्शनल ग्रुप करा रहे हैं, कोई फ़ायदा है इनका? 12th में पढ़ने होंगे। कोई बात नहीं, 12th में भी पढ़ने हैं तो क्या हुआ, हम अब पढ़ लेते हैं एक बार, और 12th में भी आगे पढ़ेंगे। तो एक है, चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट से ही पढ़ लेते हैं फिर, जो थोड़ा सा, एक है एमीन। ठीक है बच्चों, तो एमीन ग्रुप ये NH2 NH और N, मतलब कि N के कितने बॉन्ड हैं बताओ? 3 बॉन्ड बना रहा है ना, ये H है ना, प्राइमरी सेकेंडरी एमीन ये सब आएंगे आगे। फिर 2 नाइट्रोजन ये किसी और से बना रहा है, ये किसी और से, फिर एक हाइड्रोजन से, और ये टर्शरी, ये एक बॉन्ड किसी से, एक बॉन्ड किसी से, और एक किसी से। तो प्रीफिक्स क्या लगेगा? एमिनो। सफिक्स क्या लगेगा? एमिनो, एमीन। तो ब्यूटेन 2 एमीन, यानी कि 2 पे एमीन ग्रुप बना हुआ है, देख सकते हो। पहले पे, दूसरे पे ये एमीन ग्रुप बना हुआ है, ये दूसरे पे, और 3 4 4 के लिए ब्यूटेन, 2 पे एमीन ग्रुप। तो आसान है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। तो एमाइड, एमाइड, एमाइड क्या होता है? C11ONH2, ये रहा CONH2, ये ऐसे लिखा हुआ CONH2 ग्रुप। तो ये होता है एमाइड ग्रुप, ठीक है। CONHR मतलब कि एक नाइट्रोजन कहीं और से बना रहा होगा बॉन्ड, फिर NR2 है ना, NR2, एक और, दोनों हाइड्रोजन हट गए, एल्काइल ग्रुप आ गए। एक हाइड्रोजन हट गया तो ये एल्काइल ग्रुप आ गया। कार्बेमोइल क्या है? प्रीफिक्स। और ये याद रखना है आपको, सफिक्स क्या है? एमाइड ग्रुप। जैसे ब्यूटेना एमाइड, तो ब्यूटेन एमाइड। तो मेथ 8 प्रो ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या है? अब ये देख लो, आप नज़र आ रहा होगा, 1 2 3 और ये 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ये हो गया एमाइड ग्रुप, मतलब कि 1 नंबर पर, पहले शुरुआत में 1 नंबर पे लगा हुआ है ये CONH2, ये 1 ही नंबर हो गया ना, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप ही हो गया। ये तो ये एक मिनट, ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो 1 ही नंबर पे हो गया, ठीक है। ये नाइट्रो कंपाउंड, एक बार ये भी पढ़ लो, थोड़ा सा येलो से कर देते तो और सुंदर लगेगा। नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड में क्या है? NO2। प्रीफिक्स क्या है? नाइट्रो। सफिक्स क्या है बताओ ज़रा, याद करो। हमने IUPAC NCERT की लाइन लिखी थी, जब आप नंबरिंग करते हैं तो नाइट्रो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो पहले आ गया था, और नाइट्रो NO2 ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में यूज़ किए जाते हैं। तो 1 पे नाइट्रो ब्यूटेन, अरे 1 पे क्यों ब्यूटेन? CH3 CH2 का होल थ्राइस NO2,
यानी कि ये कैसे बना हुआ है, ये 1 2 3 4 कार्बन की चेन बनाई, तो इन्होंने 1 पे NO2 लिख दिया, ठीक है, और ये इस तरह से बनी हुई है चेन, ठीक है बच्चों। तो ये 1 पे नाइट्रो ग्रुप है, 1 पे नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे लगा हुआ होगा, ऐसे लगा हुआ होगा, ये और ये। तो CH2 का होल थ्राइस, NO2 और CH3 ये बना हुआ है, आसान है। सल्फोनिक एसिड, ये येलो कर देते हैं, सल्फोनिक एसिड क्या है, सल्फोनिक एसिड SO3H ग्रुप है, आसान है। प्रीफिक्स में आएगा तो सल्फो, क्या दिक्कत आ रही है, सफिक्स में आएगा तो सल्फोनिक एसिड, क्या दिक्कत आ रही है, मिथाइल सल्फोनिक एसिड, मिथाइल सल्फोनिक एसिड कैसे, CH, ये H कार्बन के 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन 1 3 हाइड्रोजन से हो गया, 1 SO3H से हो गया, ये क्या दिक्कत आ रही है, ये पूरा ये जहाँ पर भी होगा तो क्या लिखोगे आप, सल्फोनिक एसिड, ठीक, कोई बात नहीं। अब आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, शायद 1 मिनट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं तो पढ़ सकते हैं। अब पेज नंबर हमारा शुरू होता है 268, उससे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखो, CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो सबसे पहले हम कार्बन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि हेक्स, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कोई भी एक बार से ज़्यादा बार आ रहा है तो हम हेक्सा लिखते थे ना, या ब्यूटा, तो ठीक है हेक्सा। 1 पर और 3 पर डबल बॉन्ड है, तो हेक्सा 1 3 डाईइन, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो डाईइन, ठीक है। और क्या है, 5 पर ट्रिपल बॉन्ड है, 5 आइन, आसान है भाई। 1 और 3 पर क्या है, डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हेक्सा 1 3 डाई, 2 इन, 2 डबल बॉन्ड, 5 पे आइन। तो आपको बहुत आसान है ये नंबरिंग, ठीक है, और सिंपल है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अब हम पेज नंबर 268 में ही लास्ट पैरा दिया हुआ है, नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड। बेंजीन कंपाउंड है, उसमें अगर सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो किस तरह से नेमिंग करनी है हमें। For IUPAC nomenclature of substituted benzene compound, the substituent is placed as prefix, जो भी substituent लगा हुआ है वो कैसे placed as prefix की तरह to the word benzene, ठीक है, आगे पढ़ोगे। as shown in the following example, जो एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। however, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ये हम however common name written in bracket below of many substituted benzene compound are also universally used, मतलब कि जैसे कोई भी बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, तो उसमें कुछ जो कॉमन नेमिंग है, जैसे इसके ऊपर CH3 लगा दिया तो टोलुइन बन जाता था ना, ये कॉमन नेमिंग था, तो ये भी यूनिवर्सली नाम IUPAC मान रही है, कोई दिक्कत नहीं करो। ये क्या बन जाता था, बेंजीन रिंग थी, ये बेंजीन रिंग थी, और इस पे NH2 ग्रुप चिपका दिया तो क्या बन जाता था, एनिलीन। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कुछ कॉमन नेम भी चलेंगे IUPAC में, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। तो चलो अच्छी बात है। तो ये हमारा अब पेज स्टार्ट होता है 269। तो अब आपको फॉर नीट, एक मिनट, फॉर नीट IUPAC या नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरत होगी आपको कॉमन नेम की। तो आपको यू हैव टू रिमेंबर, ये इम्पोर्टेंट लिख लो,
ये जितने भी आपके पास आएंगे कॉमन नेम ये आपको याद करने हैं। अब जो पहला दिया हुआ है वो है मिथाइल बेंजीन, उसको बोलते हैं टॉलुइन। वो कैसे है, ये क्या दी हुई है, ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3, मैंने बताया टॉलुइन बोलते हैं। ये बेंजीन रिंग दी हुई है, ठीक है। उसके ऊपर O मिथाइल OCH3, उसे बोलेंगे मिथॉक्सी। यो मिथॉक्सी ग्रुप हो गया ना, OMe। और OCH3 CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप होता है तो क्या होता है, इथॉक्सी। तो ये मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। ये तो IUPAC के अकॉर्डिंग है। इसे बोलते हैं एनिसोल। कहाँ मिलता है एनिसोल, नेचर में मिलता है। जैसे तुलसी के पत्ते होते हैं उसको अगर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो एनिसोल मिलता है हमें, कोई बात नहीं। C6H5NH2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेंजीन रिंग नज़र आ रही है आपको, ये बेंजीन रिंग नज़र आ रही है, इस पे क्या चिपका हुआ है, एमीन ग्रुप, तो इसको बोलेंगे एनिलीन। एनिलीन क्या नाम है इसको, एमिनो। ये एमिनो ग्रुप हो गया और बेंजीन रिंग तो हो ही गई है, वही हमने लाइन पढ़ी थी। देखो इसके NCERT की कुछ लाइन बाय लाइन ऐसी हैं कि जो एग्जाम्पल पहले बताओ फिर लाइन पढ़ो, पहले एग्जाम्पल बताओ फिर लाइन पढ़ो। अरे नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप चिपका हुआ है, बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग हो गई, नाइट्रो ग्रुप चिपका हुआ है। C6H5 क्या है, C6H5NO2। आप कहोगे सर बेंजीन रिंग तो C6H6 होती थी। अरे बच्चों ये एक हाइड्रोजन हट के ही तो NO2 आया होगा ना। ब्रोमो मतलब Br चिपका हुआ है, बेंजीन मतलब बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग का फॉर्मूला C6H6 होता था, तो एक हाइड्रोजन हटा फिर ये Br चिपका। आसान है, कोई ऐसी बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये देख लो, ये बेंजीन रिंग है, ठीक। एक ब्रोमो दो ब्रोमो तो 1,2 डाई ब्रोमो बेंजीन। आसान है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना। एक ब्रोमो 3 ब्रोमो तो 1,3 डाई मतलब 2 ब्रोमो है, बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले पे 1 फिर 2 फिर 3 और उसके बाद 4, तो 1,4 डाई ब्रोमो बेंजीन। बहुत आसान है, सिंपल है, बहुत भारी नहीं है। अगर आपको भारी लग रही है तो आपकी गलती है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा चलो थ्योरी भी पढ़ लेते हैं बच्चों, फिर आपको लगेगा सर ने नहीं पढ़ाई। तो इफ़ बेंजीन रिंग इज डाई सब्सटीट्यूटेड, तो ये पेज नंबर चला है 269। इफ़ बेंजीन रिंग इज डाई सब्सटीट्यूटेड, इसका मतलब बेंजीन रिंग 2 जगह से सब्सटीट्यूटेड है। द पोजिशन ऑफ द सब्सटीट्यूएंट इज डिफाइंड बाई नंबरिंग द कार्बन एटम ऑफ द रिंग सच दैट द सब्सटीट्यूएंट आर लोकेटेड एट द लोएस्ट नंबर। तो जो सब्सटीट्यूटेड है वो कम से कम नंबर पे नज़र आना चाहिए पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल द कंपाउंड B इज नेम्ड एज 1,3 डाईब्रोमोबेंजीन। तो B कौन सा दिया हुआ है, ये 1,3 डाईब्रोमोबेंजीन एंड नॉट एज 1,5 डाईब्रोमोबेंजीन। मतलब ऐसा नहीं है कि घूम के आ रहे हो, ये 1, 2, 3 लिखना है, ऐसा नहीं। यहाँ पे 1 फिर यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, तो 1,5 लोएस्ट है या 1,3 लोएस्ट है, तो 1,3 ये बता रहा है, ठीक है। थ्योरी तो पढ़नी ही होती है। अब चलो आगे, ये क्या बोला है, इन द ट्रिवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, जो कॉमन नेम हम पढ़ते थे पुराने, टर्म ऑर्थो एंड मेटा एंड पैरा आर यूज एज प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द रिलेटिव पोजीशन एज 1,2, 1,3 एंड 1,4। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ट्रिवियल सिस्टम जो था तो उसमें 1,2 ये दिया हुआ है, ये तो इससे पता चलता है ये ऑर्थो पोजीशन है, ये वाली ऑर्थो पोजीशन है। इसके बाद आती है ये वाली आती है मेटा पोजीशन, और ये बिल्कुल अपोजिट ये आती है पैरा पोजीशन, ठीक है बच्चों। फिर आगे पढ़ लेते हैं। फॉर ट्राई और हायर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव दीज प्रीफिक्स कैन नॉट बी यूज एंड द कंपाउंड आर नेम्ड बाई आइडेंटिफाइंग सब्सटीट्यूएंट पोजीशन ऑन द रिंग बाई फॉलोइंग द
लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे। इन सम केसेस कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज टेकन एज द बेस कंपाउंड। मतलब क्या है कि हम कुछ जगह कंपाउंड में कॉमन नेमिंग यूज़ करके बेस कंपाउंड बना लेंगे बेंजीन रिंग में। जैसे आप समझ नहीं पा रहे कि अरे क्या ये बेंजीन रिंग थी, ये बेंजीन रिंग थी, अब ये CH3 ग्रुप हो गया तो ये टॉलुइन। तो अब हम जो नेमिंग देंगे उसमें ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ, अब हम टॉलुइन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या CH3 की जगह क्या लगा हुआ है, NH2 यानी कि एनिलीन। ठीक है, अब देखो क्या है। तो बच्चों ये है, अब स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड इज असाइंड नंबर 1। तो ये लाइन पढ़ो सही से। सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड यानी कि बेस कंपाउंड जैसे एनिलीन था या टॉलुइन था, इज असाइंड नंबर 1 एंड देन डायरेक्शन ऑफ द नंबरिंग इज चोजन सच दैट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। मतलब ये क्या कह रहा है कि जो बेस कंपाउंड है उसके अकॉर्डिंग तो आपने पहला नंबर दे दिया उसको, और फिर उसके बाद इज चूजन सच दैट द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट गेट द लोएस्ट नंबर। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको जो कम से कम नंबर पे हो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे। द सब्स्टिट्यूएंट अपीयर इन द नेम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सम एग्जाम्पल आर गिवन बिलो। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो बच्चों देखो, अब ये आप देखो 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है, 1 पे तो क्लोरो, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 2,4 डाई नाइट्रो। तो 2 पे और 4 यानी 2 पे और 4 पे नाइट्रो ग्रुप हैं, ये नाइट्रो और ये नाइट्रो। ठीक है, और ये जो उसने बेस कंपाउंड लिया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देखो एक मिनट ये एक मिनट दोबारा से हम समझाते हैं। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करिए बच्चों। ठीक है, तो पहले पे क्या दिया हुआ है, 1 पे क्लोरो, फिर 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो और ये बेंजीन। इस तरह से नंबर करिए। अब मुझे बताओ ये क्लोरो मतलब क्या है अल्फाबेटिकली, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, C से, और N किससे स्टार्ट हो रहा है, नाइट्रो, N से। तो C पहले आएगा, N पहले, C पहले आएगा। तो इसलिए 1-chloro-2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। ऐसे नहीं है 4 पे क्लोरो, ये नंबर स्टार्ट कर दिया, ये 4 पे क्लोरो, 1,3 डाइनाइट्रो, इसको 1 दे दिया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4। तो अगर आप इस नंबरिंग को इसको देखें 4 पे क्लोरो 1,3 डाइनाइट्रो, तो क्या N क्या पहले आ रहा है C से, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। चलो अब ये देखो, तो ये है 1 नंबर एक स्टार्ट करी हमने, 2 3 4। ठीक है, तो 2 पे क्लोरो, 1 पे मिथाइल, तो 1 पे तो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। 2 पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, सही है। ठीक है, और 4 पे नाइट्रो, 4 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखो, तो इन्होंने 1 पे मिथाइल ग्रुप लिया, 1 पे क्या ग्रुप लिया है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, 2 पे क्या लिया है, क्लोरो ग्रुप। ठीक है, और 4 पे क्या लिया है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, अब आप कहोगे कि एक मिनट, अब आप क्या कहोगे, अब आप ये कहोगे कि हम सर इसको अगर लेते, अगर हम मिथाइल 2 को क्लोरो, ये इसको हम 1 लें तो कैसे करें नंबर। अब आप मुझे बताओ, अब क्या नंबरिंग आ रही है, 2 1 4 ये आ रही है ना। अगर हम पहले कैसे करते, सपोज करो ये 1 लेते हैं यहाँ पे, और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे चलते क्या, 1 3 6, 1 फिर 3 फिर 6। बताओ जरा,
और 214 फिर पहले 1 पे पढ़ रहा है, फिर दूसरा देखा 3 पे पढ़ रहा है, फिर 6 पे पढ़ रहा है। तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम वो करेंगे जो बिल्कुल पास पढ़ रहा है। इसमें ऐसा तो है नहीं ना कि फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिया हुआ ना, ठीक है बच्चों, कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। ये देखो, ये है 4 3 2 1, तो 2 पे क्लोरो, ठीक है बच्चों, 1 पे मिथाइल और नाइट्रोबेंजीन, 4 पे नाइट्रोबेंजीन। अब ये देख लो एक बार और, ये है 2 पे क्लोरो, 4 पे क्या है, मिथाइल, और इसको उसने पूरा एनिसोल कंपाउंड मान लिया। अब आपको मैं बताऊं, अगर बेस कंपाउंड ये काउंट कर चुके हैं, ये बेस कंपाउंड, तो ये जो बेस कंपाउंड का ये वाला है, इसको मानते हैं 1, इसके बाद ये मानते हैं 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4। तो 2 पे तो क्लोरो हो गया, ठीक है, 4 पे मिथाइल हो गया, ठीक है, और फिर ये टोटल उन्होंने क्या माना, ये एक मिनट, ये उन्होंने क्या माना, दोबारा से समझो, ये उन्होंने मान लिया है बेस कंपाउंड, बेस कंपाउंड, और बेस कंपाउंड में जो ये है, इसको देना पड़ेगा 1 नंबर, देन उसके बाद 2 3 4, 2 पे क्लोरो और 4 पे मिथाइल, फिर एनिसोल बेस कंपाउंड है। अब देख लो, ये गौर से पढ़ लो, इनको क्या माना, बेस कंपाउंड, यहाँ लिख सकते हैं अलग से, बेस कंपाउंड्स, ये क्या माना उन्होंने, बेस कंपाउंड। तो बेस कंपाउंड C6H5NH2 क्या है, एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। 2 पे क्या जुड़ा है और 4 पे क्या जुड़ा है, तो 2 पे जुड़ा है मिथाइल, ठीक है, 2 पे क्या जुड़ा है, मिथाइल, 4 पे क्या जुड़ा है, इथाइल, इथाइल। आप मुझे बताओ ई पहले आएगा, हाँ, तो पहले लिखेंगे 4 पे इथाइल, फिर 2 पे मिथाइल, और ये क्या है, बेस कंपाउंड, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब आगे हम पढ़ते हैं, ये एक और पढ़ लो, ये C6H5OH, C6H5OH, इसको लिखते हैं PHENOL, फिनॉल, क्या लिखते हैं, फिनॉल। ये मिथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप, तो ये तो बेस कंपाउंड हो गया ना फिनॉल, तो फिनॉल का जो बेस कंपाउंड ये OH ग्रुप है, इसको 1 फिर 2 फिर 3 4, तो 3 4 पे मिथाइल ग्रुप है, तो मिथाइल नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल, तो 3 4 डाई मिथाइल, और ये फिनॉल, ठीक है। अब देखो बच्चों, पेज नंबर 269 हमारे एंड हो चुके हैं, और कितने, कौन सा स्टार्ट है अब, पेज नंबर 270, ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 270 पर दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन, ये आप कर लेना, 4 क्वेश्चन A B C और D दिए हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, जब फिर आप कहोगे कि सर क्वेश्चन तो कम करा रहे हैं। ऑर्थो इथाइल एनिसोल, मैंने क्या बताया था, कोई भी एक मिनट बच्चों, कोई भी स्ट्रक्चर है, ये मान लो बेंजीन रिंग है, तो जो ट्रिवियल सिस्टम था, तो जो पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन जो 1 2 पे, ये अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये पहला वाला ऑर्थो कहलाती थी, तो कोई बात नहीं। ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है इथाइल ग्रुप, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे कुछ बनाते हैं, एक यहाँ ग्रुप को अभी G लिख देते हैं, तो इस पे ये मान लो यहाँ पे ही बनाते हैं, ये इसको क्या लिख देते हैं हम, G ग्रुप लिख देते हैं, इस पे क्या लिखा हुआ, इथाइल ग्रुप C2H5, ठीक है। ऑर्थो पे इथाइल, एनिसोल का क्या फार्मूला था, C6H5OCH3, O मिथाइल, ये G की जगह क्या है, इसका मतलब OCH3, ये एनिसोल। तो ऑर्थो इथाइल एनिसोल, बहुत आसान, सिंपल है। चलो बी और देख लो फिर, पैरापेन नाइट्रो एनिलीन,
पैरा क्या होता है? जस्ट अपोजिट। तो पैरा क्या है? जस्ट अपोजिट। ये बेंजीन रिंग बनाई और सब क्या दिखा रहा है? एनिलीन। तो बेंजीन पर एनिलीन का क्या मतलब है? बेंजीन पर NH2 ग्रुप एनिलीन हो गए। तो ये पैरा, पैरा पे क्या बोल रहा है? नाइट्रो ग्रुप। तो जस्ट अपोजिट में NO2 ग्रुप बना दिया। ठीक है बच्चों। तो पेज नंबर 270 पर पहली हेडिंग है आइसोमेरिज। क्या है ये आइसोमर? आपने शायद 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बच्चों। आइसोमर क्या होते हैं? आइसोमर कोई बात। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड पोजेसिंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी कि मोलिकुलर दो कंपाउंड हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है और बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो इसको क्या बोलते हैं कि जब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। सच कंपाउंड आर कॉल्ड एज आइसोमर। ये जो कंपाउंड है, मान लो A और B आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो इन कंपाउंडों को बोला जाता है, कंपाउंडों को बोला जाता है आइसोमर। द फॉलोइंग फ्लो चार्ट शोज डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। मतलब कि एक ये फ्लो चार्ट दिखा हुआ है, तो ये इसके अकॉर्डिंग आइसोमर कितने टाइप के होते हैं हमको वो पढ़ने हैं। तो पहले हम ये फ्लो चार्ट ही देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड के रिलेटेड या नीट के रिलेटेड माइंड में आइसोमर कितने टाइप के होते हैं एक दिमाग में चलता रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आइसोमर से बनने के पूरे चांस होते हैं नीट में। आपके IIT नीट में 100% क्वेश्चन बन सकता है। तो आइसोमेरिज्म को दो टाइप से दिखाया है। एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहला क्या है? आइसोमेरिज्म कितने टाइप के हैं? एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं NCERT का 270। ये नई वाली NCERT है, तो आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, लाइन बाय लाइन चल सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 4 टाइप की होती है। एक होती है चेन आइसोमेरिज्म, एक होती है पोजीशन आइसोमेरिज्म, एक होती है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एक होती है मेटामेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल मतलब कि कुछ ऐसा होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम और प्रॉपर्टीज अलग अलग शो कर रहे हैं। तो चेन में कोई भी कार्बन की चेन होगी, उसमें कुछ अलग अलग चेन होंगी। 6 कार्बन की, 7 कार्बन की, इस तरह की चेन के नंबरिंग अलग अलग हो सकते हैं। पोजीशन में क्या पता फंक्शनल ग्रुप किसी एक चौथी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे लगा हुआ है, दूसरे में किसी और पोजीशन पे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप कोई एल्डिहाइड से कोई और शो कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। और मेटामेरिज्म हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों। कुछ बुक्स में क्या, इसमें शायद NCERT में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। क्या एक और होता है टॉटोमेरिज्म, तो वो बुक आगे आएगा, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को आपको याद करना है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या क्या हुआ। आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती हैं। क्या क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। किसमें बच्चों? टोटल मिला के अगर हम आइसोमेरिज्म देखें तो 2 टाइप की पढ़ी थी हमने। क्या क्या पढ़ी थी? 1 मिनट, ये पेन ले लेते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप हैं। क्या क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्या है? चेन आइसोमेरिज्म, चेन में कुछ फर्क होगा। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन में कुछ फर्क होगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप होगा, किसी में एल्डिहाइड है वही कोई और बन रहा होगा। और एक मेटामेरिज्म, एक और दी हुई है टॉटोमेरिज्म। ठीक है। ये किस में है? स्ट्रक्चरल में। यानी कि स्ट्रक्चर जब बनाएंगे कंपाउंड की, उसमें कुछ चेंजेस होगा। तो आइसोमेरिज्म एक, दूसरी कौन सी थी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो पहली क्या है उसमें? ज्योमेट्रिकल, दूसरी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है, सिंपल है, एकदम हलवा है, कोई दिक्कत नहीं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को पहले हम पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि ये 4 टाइप की हैं और ये जल्दी आसान है, सिंपल है। तो अब हम एक एक लाइन पढ़ते हैं। कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो पहले भी लिखा हुआ था कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, तो ये क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। मैनर इन विच एटम आर लिंक्ड, मतलब जिसमें कोई एटम लिंक्ड है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। आर क्लासिफाइड एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
कैसे क्लासीफाई, क्या है नाम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। सम टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर गिवन बिलो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप की थी, 5 टाइप की। तो पहली है, ये हम कर लेते हैं नोट, चेन आइसोमेरिज्म। एक मिनट बच्चों, ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म मतलब कार्बन की चेन में कुछ फर्क होगा, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या फर्क है क्या नहीं है। व्हेन 2 और मोर कंपाउंड, सॉरी, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक जैसा फॉर्मूला हो, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या चेंज है, बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, मतलब कि कार्बन की चेन अलग अलग हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम, बट जब हमने IUPAC करी तो कार्बन की जो चेन थी, किसी में तो 5 कार्बन थे, किसी में 6 आ रहे थे। दीज आर रेफर टू एज आइसोमर्स, वो आइसोमर कहलाते हैं। कौन सी बात चल रही है, चेन आइसोमर। एंड द फिनोमिना इज टर्म्ड एज चेन आइसोमेरिज्म, और इस फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल C5H12 रिप्रेजेंट 3 कंपाउंड, C5H12 3 कंपाउंड शो करता है, यानी 3 आइसोमर है। जैसे अब देखो, ये CH3 CH2 CH2 CH3, ये हो गया पेंटेन, ये तो सिंपल है, लॉन्ग चेन चल रही है, कोई बात नहीं। अब एक क्या है, ये CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 और ऊपर CH3 लगा हुआ है। तो अब देखो इसका नेमिंग देखो, 2 पे मिथाइल, तो ये 2 पे मिथाइल, यानी कि 1 2 3 4, 2 पे मिथाइल। ब्यूटेन, मेथ 8 प्रो ब्यूट, एन आया सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है। अब आप ये देखो एक बार, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना बैठ रहा है, तो C1 2 3 4 5 C5 H3 2 5 2 7 2 9 3 12 C5H12, सही तो है। अब इसका एक बार और देख लो कितना बैठ रहा है, तो C1 2 3 4 5 C5H3 3 6 7 2 9 3 12 C1 2 3 4 C5H12, ये तो सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नज़र आ रहा है। लेकिन अब आप IUPAC नेमिंग करें हैं तो सच में ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, ब्यूटेन है। आपने जब कॉमन नेमिंग करा था तो क्या था, ये आइसो ग्रुप है ना, ये इस तरह से आइसो ग्रुप बना हुआ है ना, ये L बन रहा था, ये CH3, ये आइसो ग्रुप है ना, और 1 2 3 4 5 तो आइसोपेंटेन हो गया ना। तो ये तो अलग अलग दिखा, ये भी अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, और कैसे, अच्छा ये भी अलग हो गया, कैसे, 1 2 3, अगर हम IUPAC नेमिंग करें तो 2 पे 2 2 मिथाइल नहीं लिखा जाएगा, 2 2 डाई मिथाइल, ठीक है। मेथ 8 प्रोपेन, तीनों के नेम अलग अलग आ रहे हैं क्या IUPAC नेमिंग, ये देखो ये नेम अलग है, ये नेम अलग है, तो फिर क्यों हो रहा है ऐसा, अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे जब हमने स्टडी किया तो, ठीक है बच्चों। अच्छा नियो ग्रुप देखो, नियो पेंटेन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और ये नियो ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कौन से आइसोमर हैं, ये हैं चेन आइसोमर। प्रॉपर्टी जब हमने देखी तो प्रॉपर्टीज़ इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज़ क्या थी, डिफरेंट थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो क्या था, सेम था बस। तो स्ट्रक्चरल अलग अलग है ना, ये तो स्ट्रक्चर तीनों की अलग अलग हो रही है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। आइसोमेर कितने टाइप के थे, 2 टाइप के थे आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल 5 टाइप के थे, तो पहला एग्जाम्पल हमने कर लिया चेन, जिनकी नंबर ऑफ कार्बन चेन अलग अलग हैं। दूसरा हमने पढ़ना है पोजीशन आइसोमर, ठीक है। अब पोजीशन आइसोमर क्या है, When 2 or more compound, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड डिफर इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन अलग अलग लगी हुई हो, एटम और फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट में जो कोई एटम हो या फंक्शनल ग्रुप हो कोई भी,
ऑन द कार्बन स्केलेटन, कार्बन की कोई भी चेन है जैसे, दे आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। भाई पोजीशन अलग अलग लगी हुई है किसकी, सब्स्टिट्यूएंट की, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, एटम हो, ग्रुप हो, कुछ भी, तो वो पोजीशन आइसोमर। एंड दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज पोजीशन आइसोमर, और इसको पोजीशन आइसोमर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H8O, एक कंपाउंड है C3H8O, मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, रिप्रेजेंट 2 एल्कोहल, 2 एल्कोहल दिखा रहा है। तो एक तो ये बन गया प्रोपेन 1 ऑल, तो ये कैसे बना, एक ये C, एक ये C, एक ये C, और H यहाँ OH, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H। ठीक है, तो पहले नंबर पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो कितने कार्बन है, मेथ 8 प्रोप, 3 कार्बन, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन है प्रोपेन, और 1 पर ऑल। ठीक है, और यहाँ पर ये OH ग्रुप यहाँ ना हटके फिर दूसरे नंबर पे आ गया, ये नज़र आ रहा होगा, तो प्रोपेन 2 ऑल। ठीक है, अब आप कहोगे सर मोलिकुलर फार्मूला तो अलग लग रहा है, तो कोई बात नहीं, हम देख सकते हैं क्या है मोलिकुलर फार्मूला, हम देख सकते हैं। तो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो C3, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 1 8, C3H8। ऑक्सीजन कितने हैं, केवल 1 O। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं, C3H314 538, C3H8, 1 ऑक्सीजन है। अरे ये तो सेम है मोलिकुलर फॉर्मूला, और जब हमने देखा इन दोनों कंपाउंड की, प्रोपेन 1 ऑल की, प्रोपेन 2 ऑल की, दोनों की प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग शो कर रहे थे। तो ये तो, और अब मुझे बताओ दोनों की पोजीशन में फ़र्क है ना, दोनों की पोजीशन में फ़र्क है, ये 1 नंबर पे OH लगा हुआ है और ये कितने पे लगा हुआ है, 2 नंबर पे OH लगा हुआ है, तो दोनों की पोजीशन में फ़र्क है। तो ये कौन से है, पोजीशन आइसोमर। अब बच्चों तीसरा, अब फिर दोबारा से रिवाइज करो, आइसोमर कितने टाइप के थे, आइसोमर 2 टाइप के थे। एक कौन कौन से थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, दूसरे कौन से थे, स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के आपने 5 पार्ट देखने हैं। पहला पार्ट था चेन आइसोमर, जिनमें कार्बन की चेन अलग अलग है। दूसरा था पोजीशन आइसोमर, कोई भी एटम ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे है, जैसे आपने देखा था प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। C3H8O मोलिकुलर फॉर्मूला था, तो उसका पहले क्या था, प्रोपेन 1 ऑल, दूसरा था प्रोपेन 2 ऑल। अब तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अब उसमें क्या होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो आप ऐसे अंदाजा लगाओ क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। तो देख सकते हैं क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जो शो करते हैं जिस आइसोमर, जो आइसोमर कंपाउंड होते हैं कि ये कंपाउंड है, जैसे C3H8O पोजीशन आइसोमर है, और इस फिनोमिना जो शो करते हैं उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। कोई बात नहीं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, 2 और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, 2 या 2 से अधिक कंपाउंड जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, मगर फंक्शनल ग्रुप क्या हो, अलग अलग हो, आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। क्या कहलाते हैं, फंक्शनल आइसोमर कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और ये फिनोमिना फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C3H6O, C3H6O। तो बच्चों जो NCERT में दिया हुआ है, एक मिनट, जो बच्चों NCERT में दिया हुआ है वो आपको लाइन बाय लाइन करना है, लाइन बाय लाइन करना है, और ये पता होना चाहिए C3H6O रिप्रेजेंट कौन सा आइसोमर शो कर रहा है, जैसे एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप शो कर सकते हैं। तो अब बच्चों हमने क्या किया, हम देखेंगे कौन कौन से एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। तो हमारा पेज नंबर हो गया है 270। अब हम नेक्स्ट NCERT नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 271 पेज पर। ठीक है, चलो। तो ये कौन कौन से शो कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप। तो क्या था फॉर्मूला, क्या था बच्चों, फॉर्मूला था C3H6O। तो हम देखते हैं, ये लिखेंगे C3H6O। तो पहले तो हम ये देखते हैं, 1 2 3 कार्बन, तो ये 3 सही है, हाइड्रोजन 3 6 सही है, ऑक्सीजन 1 सही है, C3H6O सही है। इसमें भी देखते हैं कार्बन कितने, 1 2 3
3 H32516H6, ये ऑक्सीजन अलग है C3H6O। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक मिनट बच्चों, हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप है, C कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप के लिए क्या आता है बच्चों बताओ? कीटोन ग्रुप के लिए सफिक्स क्या आता है? ONE, ओन। और यहाँ पर हमने देखा ये, एक मिनट, ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, CHO ग्रुप। ये क्या CHO ग्रुप नहीं है? CHO ग्रुप के लिए क्या आता है सफिक्स में? AL। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप थे। तो देखा तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से हैं? फंक्शनल आइसोमर। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर सकते हो, सभी को प्रॉपर याद करना है। मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म क्या है? अब देखो, ये देखो, इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन। ये किस वजह से हो रहा है? डिफरेंट एल्काइल चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। मतलब कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसके दोनों साइड से, उसके एक हाथ ये है, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, इस पे अलग लगा हुआ है और इस पे अलग लगा हुआ है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मगर जो ये बीच में एटम होगा या ग्रुप होगा, इसके लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल C4H10O, तो इसका पहले याद रखोगे C4H10O। जो बच्चे बोर्ड के हैं उनमें अलग से पूछा जाता है व्हाट इज मेटामेरिज्म, या टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या पूछा जाएगा आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल C4H10O रिप्रेजेंट मिथॉक्सी प्रोपेन। मिथॉक्सी, एक मिनट, ये मिथॉक्सी CH3O, CH3O, C3H7 ये बना है, एंड इथॉक्सी एथेन यानी कि C2H5O, C2H5। यहाँ पे मिथॉक्सी प्रोपेन, तो ये मिथॉक्सी ग्रुप हो गया CH3O मिथॉक्सी, और ये क्या हो गया C3H7 प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। ये क्या हो गया C2H5 इथॉक्सी, और या C2H5O इथॉक्सी और C2H5 एथेन। तो ये दोनों तो क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि मेटामेरिज्म क्या है। इट अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट एल्काइल चेन, डिफरेंट अलग अलग एल्काइल चेन होंगी ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उनकी लेफ्ट हैंड होगा और राइट हैंड होगा। ये पता कैसे चलेगा मेटामेरिज्म का? सही से पता कैसे चलेगा? जो फंक्शनल ग्रुप दोनों साइड से अलग से शो करते हैं, जिनकी लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट हैंड साइड अलग, तो ये ग्रुप अलग होगा और ये ग्रुप अलग चेंज हो रहे होंगे। जैसे आपने ये देखा, ये एग्जाम्पल C4H10O, एक साइड में क्या आ गया? एक में मिथाइल ग्रुप हो गया CH3, एक में इथाइल ग्रुप हो गया, दूसरी साइड क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, और ये क्या है? इथाइल ग्रुप है। अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, एक मिनट, अगर आप मॉलिक्यूलर, एक मिनट, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं, आपको डाउट हो रहा हो तो। C 3 और 1 4, हाइड्रोजन 3 है और 3 और 7 10, H10, ये ऑक्सीजन बीच में। ये कितने हैं? ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, 4 कार्बन, तो C4। हाइड्रोजन 5 और 5 10, H10, और ये बीच में O, C4H10O। ठीक है, तो ये और कहाँ? अब आप कहोगे सर ये क्या इसी में एल्डिहाइड की, ये इसी ईथर ग्रुप में ही शो कर रहे हैं क्या? नहीं, ये और भी जगह शो कर सकते हैं। जैसे एमीन ग्रुप है, जिनके 2 पंख होते हैं अलग अलग साइड पे, एमीन ग्रुप है, शो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका ये कौन सा ग्रुप हो गया? ये हो ही गया ईथर ग्रुप, है ना, ये ईथर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे अलग, ये O है बीच में, तो यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। कार्बन दोनों का काउंट करोगे तो सेम ही होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं
ये आपको थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़न होगा तो मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, बिकॉज़ आपको कन्फ्यूजन और ज़्यादा हो जाएगा जितनी ज़रूरत नहीं है 11th में। सिंपल आपको जितना चाहिए नीट के अकॉर्डिंग 11th क्लास के अकॉर्डिंग उतना पढ़ाया जा रहा है, बाकी आपको 12th में पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, वैसे बहुत थोड़ा है 11th क्लास में, सारा 12th में ही आता है, लेकिन बहुत थोड़ा है तो हम कुछ थोड़ा बता देते हैं। तो पेज नंबर हमारा ये चल रहा है बच्चों 271। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम और ग्रुप इन स्पेस। क्या है ये देखो, ये क्या है, द कंपाउंड दैट हैव द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, उनका सीक्वेंस और कॉन्स्टिट्यूशन सेम है, बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम। एटम उनके रिलेटिव पोजीशन में डिफरेंट हैं, उनके रिलेटिव एटम की जो रिलेटिव पोजीशन है वो डिफरेंट है, और ग्रुप इन स्पेस और आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्पेस आप समझ में नहीं यार, स्पेस में कैसे, तो जैसे कुछ 3D में हम अभी पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा। दिस स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कैन बी क्लासिफाइड एज ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ज्योमेट्रिकल में और ऑप्टिकल। तो ज्योमेट्रिकल में बताता हूँ कैसे। तो ये देखो, आपने एक ये एल्कीन पढ़ी होगी, ये डबल बॉन्ड सी सी, ये तो देखो बच्चों, अगर सपोज करो हम, एक मिनट, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे H ग्रुप लगा हुआ है। तो सेम ग्रुप अगर सेम साइड हैं तो उसकी नेमिंग करते हैं हम सिस फॉर्म। ये कंपाउंड की सिस फॉर्म है। सेम ग्रुप सेम साइड नज़र आ रहे हैं ना, ये सेम साइड, ठीक है। और ये CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप, और यहाँ पर ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप अपोजिट साइड में आ गए, ये अपोजिट साइड में आ गए, ये फॉर्म होती है ट्रांसफॉर्म। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल है। जैसे ये रोटेशन, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये थोड़ी से बता दिया जाता है, ये क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इनमें रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, तो अपनी अपनी कंडीशन है, ज्योमेट्रिकल कब शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर कब शो करेंगे। तो ये बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड क्या है, ये आप कुछ ऐसा समझ सकते हो, ये कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ ग्रुप, अगर ये इधर ग्रुप और इधर ग्रुप सेम लगा हुआ है तो ये सिर्फ सिस फॉर्म है, और इधर ग्रुप ये और ये इधर ग्रुप ये है तो ये कौन सी फॉर्म है। मान लो यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, ये ट्रांसफॉर्म है, और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, सेम साइड है तो ये सिस फॉर्म है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का बता रहा हूँ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, ये दो डबल बॉन्ड थे तो ये घूम नहीं सकते ना, ये घूमेंगे तो टूट जाएंगे, ये घूमेंगे अगर ये दो बॉन्ड तो ये टूट जाएंगे, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। अब जैसे मान लो सिंगल बॉन्ड है ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो कितना भी घुमा लो ये कंपाउंड चेंज होते ही रहेंगे। ये कंपाउंड अलग है, इस दो अलग है, ये 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 अलग है। अब आप कह रहे होंगे कि इन्हें सर ये जो कंपाउंड अलग अलग हैं इनको, जैसे मान लो ये कंपाउंड है, ये एटम ऐसे हो गया, स्पेस में जो उसका आइसोमर है, स्पेस में जो उसकी ज्योमेट्री है वो अलग हो गई, ये स्पेस में ज्योमेट्री अलग हो गई, ये अलग हो गई, तो सर ये क्या चेंज हो रहे हैं, तो सर ये क्या खुद चेंज हो रहे हैं या हम करते हैं ना, ये खुद चेंज हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। एनर्जी ले लेते हैं ये एनवायरनमेंट से या खुद हम एनर्जी दें तो इनकी हल्की सी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, स्टीरियो, वही ये दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एक जो आपको अभी 11th में पढ़ाया हुआ है स्टीरियो आइसोमर, दो टाइप के, एक ज्योमेट्रिकल जो मैंने बताया सिस और ट्रांसफॉर्म, इसमें भी डीपली चला जाएगा, और एक ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है, जो क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, जो आपने सुना होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, इस टाइप से। जैसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये मेडिसिन वगैरह में भी बहुत है। डेक्स्ट्रो रोटेट आप क्या पहले सिट्राजीन था, है ना, लीवो सिट्राजीन, तो लीवो ग्रुप आ गया ना, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस से वो कंपाउंड की अलग प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं।
ठीक है बच्चों, तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन शो करती हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर चल रहा है 271। तो हमारा स्टीरियो आइसोमर ख़त्म हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं 271 पेज पे ही दिया हुआ है फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बच्चों जो फंडामेंटल कंसेप्ट क्या है, आपने जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड पढ़ते थे, कोई भी रिएक्शन पढ़ते थे, तो आप कैसे पढ़ते थे, सपोज करो ऐसे ही तो पढ़ते थे कि जिंक की रिएक्शन हुई H2S सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और क्या बन गया, ZnSO4 जिंक सल्फेट बन गया प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक है, आप यही तो पढ़ते थे। अब नहीं पढ़ना ऐसा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्यों नहीं पढ़ना, क्योंकि इन रिएक्शन के बीच में भी कुछ टाइम लगा होगा, हो सकता है इस रिएक्शन के बीच में कुछ इंटरमीडिएट बना हो, कुछ और बना हो, उसके बाद ये जिंक सल्फेट बना हो, ऐसा तो हुआ होगा ना। जैसे आपने सपोज करो कुकर में दाल रखी, तो आपने क्या देखा, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कच्ची दाल थी, आपने 5-10 मिनट बाद गए या 15 मिनट बाद गए, 4 सीटी लग गई, 5 सीटी लग गई, उसके बाद खोला तो आपने केवल पक्की दाल देखी, यानी कि ये केवल प्रोडक्ट देखा आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रोडक्ट, केवल प्रोडक्ट नहीं देखना, इस और रिएक्शन और प्रोडक्ट के बीच में एक चीज़ बनती है, वो बनती है इंटरमीडिएट। हमें वो भी पढ़ना है, वो बन रही है या नहीं बन रही, या कैसे बन रही है, और वो कब स्टेबल है कब स्टेबल नहीं है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक में हमें ये भी जान रहे हैं। तो आपकी अब जो आप टॉपिक अलग से पढ़ते हैं, जो नीट IIT के टीचर कोटा में पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेन जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म है कायदे में अब शुरू हुआ है। तो जितना 11th में रिक्वायर्ड है NCERT के अकॉर्डिंग 11th में रिक्वायर्ड है, उतना ही पढ़ाया जाएगा आपको और उतना ही हम पढ़ेंगे जितना NCERT ने दिया हुआ है, क्योंकि हम केवल NCERT को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखते हैं कि क्या इसमें लाइन लिखी हुई है और क्या हमें पढ़ना है। तो पेज नंबर एक बार और रिपीट करते हैं, पेज नंबर है 271 और हमें पढ़ना है फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है बच्चों, तो पहली लाइन दी हुई है इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आल्सो रेफर्ड एज ए सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की बात कर लें, ऑर्गेनिक रिएक्ट विन एन अप्रोप्रिएट अटैकिंग रिएजेंट एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर इंटरमीडिएट एंड फाइनली प्रोडक्ट। तो वही मैं बता रहा था, मतलब कि एक क्या होगा, रिएजेंट होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा जिन्हें हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, उसके ऊपर क्या आएगा, अटैकिंग रिएजेंट, मतलब जो अटैक करेगा फिर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट बनने के बीच में क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। तो यही बताया हुआ है, यह है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट, यह है अटैकिंग रिएजेंट, एक चीज़ बनी इंटरमीडिएट, एक चीज़ बनेगी प्रोडक्ट, जो मेन प्रोडक्ट जो हमें चाहिए था, और उसके साथ साथ फालतू की चीज़ें बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कह रहे हैं, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट, सबस्ट्रेट क्या है, विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यूबॉर्न एंड द अदर रिएक्टेंट, जो क्या करते हैं, कार्बन मिलेगा जिनसे टू न्यूबॉर्न, नए बॉन्ड बनेंगे ना, तभी तो इंटरमीडिएट बन रहा है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है, पुराने बॉन्ड टूटेंगे नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, जैसे आपका क्वालिफाई होगा 12th क्लास में, 12th में मान लो ये ड्रॉपर ले रखा आपने नीट, तो पुराने दोस्त छूटेंगे नए दोस्त बनेंगे। ठीक है, is called reagent. If both the reactants supply carbon to the new bond, then choice is arbitrary, and in that case the molecule on which attention is focused is called substrate. ठीक है, एग्जाम्पल से हम रिएक्शन में बताएंगे कि अटैकिंग रिएजेंट आपने समझ लिया, जो अटैक करेगा किसके ऊपर करेगा, सबस्ट्रेट के ऊपर, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इन सच रिएक्शन ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम, दो कार्बन एटम के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, और ए कार्बन एंड सम अदर एटम इज ब्रोकन, बॉन्ड टूटेंगे, एंड ए न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, नए बॉन्ड बनेंगे। ए सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, हर स्टेप का एक सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप डिस्क्राइबिंग डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। और यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, मतलब बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं, पॉजिटिव कार्बोकैटायन मतलब
पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, कार्बो एनायन मतलब निगेटिव चार्ज ऑन कार्बन के एटम। तो किस तरह इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो हमें शो करना होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एनर्जेटिक ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, किस स्पीड से बन रहे हैं, ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, किस स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनका रेट क्या है, यानी कि काइनेटिक्स बोलते हैं ना, इज रेफर टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब आप देखो एक मिनट कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, ये हमने लिख दिया रिएक्शन मैकेनिज्म। तो पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज, एक तरह बॉन्ड क्लीवेज होगा ना, बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे, बॉन्ड फॉर्म मतलब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, रिएक्शन में। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, यानी कि काइनेटिक, रिएक्शन की काइनेटिक रेफर टू एज रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम पेज नंबर 271 में ही ऊपर पढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, एक मिनट, अंडरस्टैंडिंग द रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इन प्लानिंग स्ट्रेटेजी फॉर देयर सिंथेसिस। तो किस तरह बॉन्ड बनना है, किस तरह बॉन्ड टूटने हैं, कितनी एनर्जी चाहिए, पूरा डायग्राम होगा उसका, और उसकी रेट क्या है, उसकी काइनेटिक क्या है रिएक्शन की। इन द फॉलोइंग सेक्शन वी शैल लर्न सम ऑफ द प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन हाउ दीज रिएक्शन टेक प्लेस। तो अब हम इस चैप्टर में कैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग है फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम पहले पढ़ते हैं फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, एक कोवेलेंट बॉन्ड कैन गेट क्लीव्ड आइदर बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज, मतलब कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो बॉन्ड जो टूट सकता है या तो हेटेरोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक क्लीवेज। सब आप कहोगे कि सर होमो का क्या मतलब है और हेटेरो का क्या मतलब है, क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं। इन हेटेरोलिटिक क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। मतलब कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या है, जैसे सपोज करो CH3Br में बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि CH3 और ये Br। ठीक है, अब ये जो CH3Br है इसमें बॉन्ड इस तरह से टूटे कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनका मोमेंट ब्रोमीन पर हो। ब्रोमीन दोनों इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये CH3 ग्रुप है, ये Br ग्रुप है, तो ब्रोमीन इस तरह से करे, यानी ब्रोमीन यहाँ पे ऐसे कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हो रहा है और बॉन्ड टूट गया। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे ना, अपने भी और इसके भी, CH3 के जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, वो ब्रोमीन के पास चले गए। तो ये क्या है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ये यहाँ पर यानी कि CH3+ और Br पर माइनस आ जाएगा, ये है हेटेरोलिटिक क्लीवेज। आफ्टर हेटेरोलाइसिस वन एटम हैज ए सेक्सटेट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर ए वैलेंस ऑक्टेट विद एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड ए निगेटिव चार्ज। ये मैंने बता ही दिया, निगेटिव चार्ज शो करेगा। लोन पेयर हो गया ना। लोन पेयर का क्या मतलब है बच्चों, पहले आप बिल्कुल जीरो पे होंगे। लोन LP, लोन पेयर का क्या मतलब है, लोन पेयर किसके, पेयर किसके, इलेक्ट्रॉन के। हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ ब्रोमोमीथेन विल गिव CH3+ एंड Br- एज शोन बिलो। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये बॉन्ड था, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, ये CH3+ बना और Br-, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे हुआ, तो Br तो माइनस बन गया और CH3+ बन गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गए।
अब आप कहोगे सर ऐसे क्यों टूटा, ये नहीं टूट सकता था। उसकी कुछ कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे। पहली जो जनरल कंडीशन वो मैं आपको बता दूं, वो जनरल कंडीशन ये है कि उनकी जनरल कंडीशन ये, या तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या थी, एक टर्म थी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ब्रोमीन क्लोरीन जो भी होगा उसकी ज़्यादा है इस ग्रुप से, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। सपोज करो एक इसकी ताकत है, एक इसकी ताकत है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को एक जनरल टर्म में ताकत बोल दो मान लो। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये खींचेगा और ये अपनी तरफ ले जाएगा। सिंपल नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही है। तो देखो ये द CH3 प्लस आयन इज नोन एज मिथाइल कैटायन, मैंने बताया है। जैसे कार्बो कैटायन मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल कैटायन ये लिखा हुआ है ना, मिथाइल कैटायन मतलब मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज। और मिथाइल आयन, एक मिनट, और मिथाइल कार्बोनियम आयन, अभी हमने केवल कार्बो कैटायन पढ़ा, या मिथाइल क्या पढ़ा, कैटायन। तो मिथाइल पर पॉजिटिव चार्ज, ऐसा भी हो सकता है कि मिथाइल पर नेगेटिव चार्ज आए, वो भी पढ़ेंगे हम। कार्बो कैटायन आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, कार्बो कैटायन जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो तीन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। यानी कि ये या तो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा या टर्शरी, ठीक है। उसकी क्या कंडीशन है, डिपेंडिंग ऑन वेदर 1, 2 और 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन। इसका क्या मतलब है, डिपेंडिंग ऑन वेदर 1, 2 या 3 कार्बन आर डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिव चार्ज कार्बन। अब देखो, अब इसको मैं आपको एग्जाम्पल से बता सकता हूँ प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या है या 1 डिग्री कार्बोकैटायन क्या है, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ कार्बोकैटायन आर CH3 CH2 प्लस। आप इसमें गौर करो, एग्जाम्पल से कहा था ना मैंने, इसमें गौर करो। ये वाला जो कार्बोकैटायन है, यानी कि ये वाला कार्बोकैटायन एक कार्बन से अटैच है, ये इथाइल कैटायन है, ये इथाइल कैटायन है। इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या, यानी कि ये कार्बोकैटायन एक कार्बन से अटैच है, तो प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या। एक मिनट, अब इसे देख लो, CH3 का होल ट्वाइस CH प्लस आइसोप्रोपाइल कैटायन ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या, यानी कि ये C पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर से CH3, इधर से CH3, ठीक है, इधर से H, ये सेकेंडरी क्या, सेकेंडरी कैटायन हो गया, कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। अब आपने पहले क्या पढ़ा था, CH3 CH2 प्लस, ये पढ़ा था CH3 CH2 प्लस। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कैसे बना है, CH 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 C, ये H यहाँ पर पॉजिटिव। ये जो कार्बोकैटायन है ये एक कार्बन से अटैच है, मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये जो कैटायन है ये 2 कार्बन से अटैच है, मतलब कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखो टर्शरी क्या है, CH3 का होल ट्राइस C प्लस, यानी कि CH3 ये प्लस, ये टर्शरी कार्बोकैटायन, ये गोल टर्शरी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से, तो टर्शरी। कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल,
कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोनायन, ये है इंटरमीडिएट, ये रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ये बस थोड़ी देर को बने, थोड़ी देर मतलब कि 10⁻⁻⁵ 6 ऐसे सेकंडों को बने। ये जैसे रिएक्शन, ये रिएक्शन चल रही है, कोई भी एकदम नीचे गया एकदम ऊपर आ गया, या एकदम ऊपर गया ऊपर जी जाएगा। अगर हमें एनर्जी की बात करें कि एनर्जी ज़्यादा ही होती, अनस्टेबल, ऊपर गए नीचे आ गया। कार्बोकैटायन आर हाईली अनस्टेबल एंड रिएक्टिव स्पीसीज। रिएक्टिव है, इस अनस्टेबल का मतलब रिएक्टिव ही तो है, एकदम से रिएक्ट किया नया प्रोडक्ट, एकदम से रिएक्ट किया प्रोडक्ट। एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्टेबिलाइज द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब कहोगे कि सर ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, विच यू विल बी स्टडिंग इन द सेक्शन 12.7.5 12.7.9। मैंने बताया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। ये अनस्टेबल तो स्पीसीज हैं, इनको भी कोई स्टेबल करता है। कार्बोकैटायन है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है, इनको भी कोई स्टेबल करता है। और कौन टर्म है, वो क्या टर्म है जो स्टेबल करने को क्या बोलते हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन है या और भी जो भी चीज़ें होंगी, तो वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बस आप ये समझ लो कि टर्सरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये क्या है? ये किसका ऑर्डर है? ये ऑर्डर है किसका? स्टेबिलिटी का। किसकी? स्टेबिलिटी का। किसकी? कार्बोकैटायन की। ये याद करनी है आपको, ठीक है? आगे आएंगी, कैसे आएंगी देखो, ये बोल ही रहा है, ये बोल ही रहा है, द ऑब्जर्व्ड ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी इज CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस CH3 का उल्टा है CH प्लस, और ये यानी कि ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्सरी, ये ऑर्डर दिखा रहा है, ठीक है? यानी कि 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री स्टेबल, देन 1 डिग्री स्टेबल। किसमें? कार्बोकैटायन में। अब ये लाइनें पढ़ लो, दीज कार्बोकैटायन हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप। इन कार्बोकैटायन की ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज। विद पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, जो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब जब हाइब्रिडाइजेशन टर्म आ गई ही है, तो थोड़ा सा आपको याद कर लें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल याद है? लगभग सेम एनर्जी के ऑर्बिटल जो मिक्स होते थे। बस आपको ये याद कर लूँ, अगर Z = 4 है, 3 है, 2 है, 4 3 2, तो कैसे? Z = 4 के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 2 के लिए sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल मिले हैं। 3 में एक s और 2 p के ऑर्बिटल मिले हैं, 2 में एक s और 2 p के ऑर्बिटल मिले हैं। Z क्या है? आप बस इतना याद करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक है बच्चों? ठीक है। अब मुझे आप ये बताओ, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, आप देख लो एक बार खुद अपनी आंखों से। एक तो ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक ये, यानी कि नंबर और सिग्मा बॉन्ड 3। तो 3 के लिए sp2 था क्या? मैं देख लेके बता देता हूँ। sp 3 के लिए 2 था। अरे ये तो यही लाइन हो गई, चार्ज कार्बन बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड। The shape of CH3 plus may be considered as being derived from the overlap of 3 equivalent carbon sp2 hybridized orbital। अब हमारा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो पेज नंबर है 272। विद 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच ऑफ 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल लगेगा? 1s एटम,
ईच बॉन्ड में बी रिप्रेजेंटेड एज कार्बन sp2 एंड हाइड्रोजन 1s, यानी कि कार्बन का तो sp2 ऑर्बिटल यूज हो रहा है और हाइड्रोजन का कौन सा हो रहा है, 1s ऑर्बिटल यूज हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड। द रिमेनिंग कार्बन ऑर्बिटल, जो बचे हुए कार्बन ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन एंड कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन के बचे हुए ऑर्बिटल हैं, कार्बन ऑर्बिटल इस परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन, तो ये जो कार्बन मॉलिक्यूलर ये प्लेन है, तो जो बचे हुए ऑर्बिटल हैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये ऑर्बिटल निकला हुआ है, ये ऑर्बिटल, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कद्दू भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्यों? क्योंकि एक तो ये बॉन्ड बन गया कार्बन का, एक ये बॉन्ड बन गया कार्बन का, एक ये बॉन्ड बन गया कार्बन का। अब क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ बचे? एक यहाँ रखे हुए हैं ना, कहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, परपेंडिकुलर ऑर्बिटल है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों पेज नंबर 272 से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हमने 271 तक कंप्लीट कर लिया, ये मैंने लास्ट में इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में 272 पेज से करेंगे। ये क्लास 11 केमिस्ट्री जो पार्ट 2 चल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चल रहा है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह सकते हैं, जो एक चैप्टर है आपके यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। क्लास 12th वाले बच्चे इसलिए इस वीडियो को देखेंगे, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यहीं से स्टार्ट होती है। अगर वो ये सोच रहे हैं हेलो एल्केन से पढ़ ले, तो उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि गैप हो गया होगा। तो आपको सबसे पहले, आपको अगर 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझनी है तो आपको इस चैप्टर से शुरू करना होगा। ठीक है बच्चों, तो मिलके हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए